घूमने का प्लान तो हर कोई करता है। वह ट्रिप ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन या हफ्ते, अगर इससे भी ज्यादा चल जाए तो वह होगा 1 महीने तक। मगर इतिहास में एक ऐसा भी बंदा था जो अपनी पूरी फैमिली, वाइफ तथा 4 बच्चों के साथ करीब 2 सालों की यात्रा पर निकला। यह टूर जमीनी रास्ते नहीं बल्कि थी समुंदर से, वो भी एक बोट की हेल्प से। बोट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से पहुंचा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में। लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय खत्म हो चुका था, पर मंजिल पहुंचने से पहले ही बोट की टक्कर एक चट्टान से हुई। उस समय समंदर में तूफान था, बोट समंदर में फंस गया, उसमें भरने लगा पानी। यह समंदर के एक ऐसे हिस्से में थे जहां मीलों दूर तक कोई भी टापू नहीं। उस फैमिली का सीनियर मेंबर जिसने यह ट्रिप प्लान किया था, उसका नाम था जॉन सिल्वरवुड। ये समय है जून 2005 का। John Silverwood was meant to be on the ocean. In 2005, John and his family got a little too close. Almost killed that San Diego man, his wife and their 4 children. But years later, he's about to risk his life at sea again. Now, John is headed out again. John Silverwood's 3-week journey will begin this Thursday. My name is John Silverwood. Silverwood family and their first-hand account. Goes Captain John. It happened in June of 2005. 22 सितंबर सन 2003 अमेरिका के एक छोटे से प्लेस जिसका नाम था लॉन्ग आइलैंड, वहां से जॉन सिल्वरवुड अपनी फैमिली, अपनी वाइफ तथा 4 बच्चों के साथ इस ट्रिप पर निकलने का प्लान कर रहा है। सिल्वरवुड फैमिली में 4 बच्चे कुछ इस तरह थे। अमेलिया की उम्र थी 12 वर्ष, बेन है 14 वर्ष का, जैक 7 वर्ष तथा 3 वर्षीय केमिल, यानी उसके चारों बच्चों की उम्र है 14 वर्ष से कम। इस ट्रिप के बारे में उसकी वाइफ को ही पता था कि ये 2 वर्षों के लिए समंदर में जा रहे हैं ट्रिप पर। बच्चों को यही लग रहा था यह कुछ ही दिनों का सफर होगा। जॉन का काफी लंबे समय से ड्रीम था कि वह खुद के बोट से लंबी समुद्री यात्रा तय करे, वो अभी करीब 2 सालों के लिए। आज उसका सपना पूरा होने वाला है। जॉन के साथ साथ उसकी वाइफ जिन सिल्वरवुड भी काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि इस परिवार का पूरा जीवन बोट में समुद्री यात्रा करते हुए गुजरा है। अनुमान के हिसाब से यात्रा करीब 3000 किलोमीटर की होगी। ये सीधा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। बोट दक्षिणी अमेरिका से होते हुए पनामा नहर को पार करते हुए इंटर करेगी पैसिफिक ओशियन में। इसी सोलो बोट से इन्होंने पहले भी कई बार समुद्री यात्रा तय की थी, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में है ये सफर भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल जरूरत के सारे सामान बोट में रख लेने के बाद लॉन्ग आइलैंड से बोट रवाना हुई। इस ट्रिप को लेकर जॉन जितना एक्साइटेड था, उससे ज्यादा तो खुश उसके बच्चे हैं। शुरुआती 1 से 1.5 महीने के अंदर ही शिप पहुंच चुका था साउथ अमेरिका के समुद्री तट पर। अब इन्हें जल्द ही पनामा नहर यानी पनामा कनाल को क्रॉस करके इंटर करेंगे प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में। अगर ये पनामा कनाल नहीं होता तो उन्हें साउथ अमेरिका के नीचे से होकर इंटर करना पड़ता प्रशांत महासागर में, लेकिन पनामा कनाल की वजह से दूरी कम हो गई। अगले 6 महीनों के अंदर इस शिप पहुंच चुका था प्रशांत महासागर में। टाइम पास के लिए उसके तीनों बच्चे लूडो वगैरह खेलते रहते थे, जबकि चौथा बेन अपने फादर के कामों में हाथ बढ़ाता रहता था, क्योंकि बोट हवा की फ्लो से बढ़ रही थी आगे। बीच बीच में रस्सी वगैरह छूट जाया करते थे, जिन्हें रिपेयर करने में बेन भी मदद करता था अपने पिता का। बोट में नेविगेशन सिस्टम काफी एडवांस थे, जिससे इन्हें हर पल खबर रहती थी ये प्रशांत महासागर के किस कोने में मौजूद हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह होता रहा। समंदर के बीच पहुंचकर जॉन का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह था मानो जैसे वह किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका हो। चारों तरफ पानी ही पानी, धरती का नामो निशान नहीं। काफी लंबे समय से बच्चों को ऐसा लगने लगा था मानो जैसे ये धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट पर हो, जहाँ जमीन नहीं सिर्फ है पानी। सूर्योदय के समय सूरज मानो जैसे समंदर से निकलता हो, सूर्यास्त के समय समंदर में ही चला जा रहा हो। एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता था उन 6 लोगों के लिए। अब तक इन्होंने 1.5 सालों से ज्यादा की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। वक्त आ चुका था जून 2005 का। बोट के नेविगेशन सिस्टम से पता चला ये इस समय मौजूद है फ्रेंच पोलिनेशिया देश के आसपास। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि प्रशांत महासागर इतना बड़ा है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट आराम से फिट हो सकते हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। पैसिफिक ओशियन खाली नहीं है पूरी तरह से। अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन भी बाकी ओशियन की तरह भरा हुआ है जमीन से, पर उस लेवल में नहीं जितने बाकी ओशियन में कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसे आप दूर की नजरों से देखोगे तो आपको लगेगा ये पूरी तरह से खाली है। यदि हमारी नजरों से देखा जाए तो मिलेगा साउथ अमेरिका के पश्चिम की तरफ हवाई आइलैंड, जिसमें 15 से ज्यादा टापू मौजूद हैं। इसी तरह 100 से 200 किलोमीटर के बाद आपको बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे। फिलहाल आते हैं मेन टॉपिक पर। उनकी समुद्री यात्रा को करीब 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय फ्रेंच पोलिनेशिया देश है करीब, जो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है। 25 जून को अंधेरी रात थी, चांद बिल्कुल नाम मात्र का दिखाई पड़ रहा है। उस टाइम नाश्ता वगैरह की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ मानो जैसे बोट किसी चट्टान से टकराया हो, वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। शुरुआती टाइम में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। अभी तो फ्रेंच पोलिनेशिया यहाँ से काफी किलोमीटर दूर है, पर ऐसा होते ही जॉन तुरंत बोट को रिवर्स में ले लिया।
दरअसल बोट काफी बड़े चट्टान से टकराया था जो फ्रेंच पोलिनेशिया के टापू में से एक था। उस टाइम समुद्र की लहरें काफी ऊंची ऊंची थी। मौसम कुछ सही नहीं था आज के दिन। दो टक्कर के बाद बोट में कई सारे होल हो गए। पानी अंदर आने लगा। कुछ ही सेकेंड में आधा बोट पानी से भर गया। सारे सामान तैरने लगे। इस टाइम ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद है। जॉन ने तुरंत मेडे का अनाउंसमेंट करके आसपास के आइलैंड से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन बोट का रेडियो किसी दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी के कांटेक्ट में आया ही नहीं। सैटेलाइट फोन का भी यूज किया गया पर कॉल रिसीव हो पाता इससे पहले वो पानी में गिर गया। कुछ ही समय में कंफर्म हो चुका था बोट जल्द ही डूब जाएगी, इसलिए इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी छोड़ी गई, जिसके लिए इनके पास एक अलग तरह की डिवाइस थी जो काफी पावरफुल फ्रिक्वेंसी छोड़ने में सक्षम है। फ्रिक्वेंसी इतनी पावरफुल होती थी कि आसपास किसी न किसी इमरजेंसी सर्विसेज को इसकी जानकारी हो ही जाएगी। बोट में लगातार पानी भरता देख जॉन लाइव बोट को पानी में उतार दिया। बोट में पानी का लेवल जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली कट हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। अंधेरे में टार्च की हेल्प से बोट को डूबने से रोकते वक्त उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी इन्हें उम्मीद तक नहीं थी। बोट के ऊपर जो बड़ी सी पाइप थी वह जॉन के बाएं पैर पर ही गिर पड़ी। पाइप इतनी बड़ी थी कि वह चाहकर भी नहीं उठा सकता। पाइप घुटनों के बीचों बीच गिरी थी। गिरने के जस्ट सेकंड बाद उसे होश तक नहीं आया। आखिर उसके साथ हुआ क्या? होश में आने के बाद चिल्ला कर आवाज लगाया। चारों बच्चों में से 14 साल का बेटा बेन बड़े मुश्किल से पहुंचा वहां, जहां उसने देखा उसके पिता के पैर पर लोहे की पाइप गिरी हुई है। जल्दी से उस स्तंभ को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह इतना भारी था कि अकेले उठा पाना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी लंबाई करीब 18 फीट के आसपास थी। इतने लंबे पाइप को 14 साल के बच्चे की उठा पाने की बस की बात नहीं थी। ऊपर आते वक्त उसके भी सर में चोट लग गई। डैड के पैर को जब पाइप के नीचे से नहीं हटा पाया तो मदद के लिए भाई बहन तथा माँ से मदद मांगने से पहले रस्सी से उसके पैर को अच्छी तरह से बांध दिया, क्योंकि ब्लड काफी तेजी से निकल रहा था पैर से। अगले पल उसकी वाइफ तीनों बच्चों के साथ ऊपर आ गई। जॉन की ऐसी हालत देखकर घबराने लगी। मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जॉन कहने लगा यहाँ कोई नहीं है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस टाइम रात के करीब 9 बज चुके थे। माँ के आने के बाद दोनों मिलकर पाइप को उठाने की कोशिश किए, लेकिन एक भी इंच खिसका नहीं पाए। ये देख जॉन के तीनों बच्चे भी मदद करने लगे, लेकिन पांचों लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए। मदद के लिए लगातार रेडियो फ्रिक्वेंसी भी भेजी जा रही थी, पर इतनी जल्दी मदद मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं दिखी। ठंडे पानी में लंबे समय से भीगते भीगते जॉन हाइपोथर्मिया में जाने लगा। अब तक उसके बॉडी से 16% ब्लड निकल चुका था। बोट के हिलने पर पैर का दर्द बढ़ जाया करता था और भी। ऐसे 1 घंटे गुजर गए। 10 बजने को आया, पर अभी भी उसका पैर नीचे ही फंसा हुआ है। बेन अपनी माँ के साथ एक और बार कोशिश किया उसे उठाने की, पर इस बार भी नहीं उठा सका। बोट में जिस तरह पानी प्रवेश कर रहा था उस हिसाब से बोट को पूरी तरह से डूबने में काफी लंबा समय लगेगा। जब उठाकर पैर को बाहर नहीं निकाल पाए तो बेन दूसरा तरकीब ढूंढने लगा। इस बार प्लान किया लाइव बोट को कैसे भी करके लोहे की राड के नीचे करना होगा। ऐसा करने पर जब भी लहरें आएंगी तो लाइव बोट के साथ रॉड भी उठ जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर पैर को खींच लेगा, लेकिन बोट रॉड के नीचे गया ही नहीं। बेन हर तरह से जुगाड़ लगाने की कोशिश करता था, पर कोई भी तरीका काम नहीं आया। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। उसके फादर की कंडीशन हर पल खराब होती गई। हर सेकंड नए नए तरकीब सोचता था। उसे इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा तरकीब नहीं ढूंढ पाया जिससे पैर बाहर निकल पाए। जब बोट का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया तो अपने तीनों भाई बहनों तथा माँ को लाइव बोट में शिफ्ट कर दिया, पर उसके फादर अभी भी बोट पर ही हैं, जख्मी पैरों के साथ। खराब मौसम, उफनती लहरों के बीच 7 घंटों तक जॉन का पूरा परिवार उलझा रहा। इस टाइम सुबह के 4 बज चुके थे। कुछ ही समय में सुबह भी हो जाएगी। अब तक लहरें कुछ हद तक शांत हो गई थी, पर अभी भी जॉन के पैर को निकालने में कामयाब नहीं हुए। अब तक ये उस चट्टान के करीब पहुंच चुके थे जिस चट्टान से टक्कर हुई थी बोट की। तीनों बच्चों को चट्टान पर पहुंचाकर दोबारा जॉन के पास गए, क्योंकि बोट कभी भी डूब जाएगी। बोट जैसे जैसे पानी में डूब रहा था, चांस अच्छा है कि पैर भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रोड जैसे पानी के संपर्क में आएगा उसका वजन कम होगा। ये आसानी से उसे उठा पाएंगे। इसी मौके की तलाश में करीब 40 मिनट डूबते बोट के ऊपर जॉन के पास ही रहे। आखिर में वह समय आ गया जब बोट 90% डूब गया तो ये आसानी से जॉन का पैर निकालकर बोट में लाए। फिलहाल अभी के लिए बोट को किसी भी तरह से डूबने से बचा पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसे वहीं छोड़कर जॉन को लेकर चट्टान के पास पहुंचे। बोट की जब चट्टान से टक्कर हुई थी तब से अब तक करीब 10 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। पिछले 10 घंटों से जॉन का पैर जख्मी है। करीब 12 घंटों तक इन्होंने रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार किया। फिलहाल अगले 1 घंटे बाद सूर्योदय हो गया। उठते उसने देखा कि एक प्लेन उनके काफी नजदीक है। मदद के लिए इशारा किया गया, पर प्लेन से कोई भी मदद नहीं मिल सकी। प्लेन उसके आसपास कई बार चक्कर भी लगाया,
और वापस से निकल गया। दरअसल प्रशांत महासागर में आकर जहाज रास्ता भूल गया था, पर उसे जैसे ही सही डायरेक्शन का पता चला प्लेन वापस चली गई। 26 जून 2005 की सुबह ये लोग चट्टान पर बैठकर मदद आने तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं उम्मीद है इमरजेंसी रेडियो सिग्नल किसी न किसी को जरूर मिला होगा। लेकिन रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची, मगर आसपास के टापू पर रहने वाले लोकल मछुआरों की एक बोट उनके काफी नजदीक से जा रही थी, जिन्हें बेन ने इशारा किया। बोट उनके करीब आई। नजदीक होने की वजह से मछुआरों ने उन्हें देख लिया। बोट करीब आई, इस तरह उन्हें बचाकर ले गई। और उसके पिता की हेल्थ बिल्कुल गंभीर थी। इस तरह 1 साल 10 महीनों की यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही फ्रेंच पोलिनेशिया कंट्री के टापू पर हादसा हुआ। हादसे के 15 घंटे बाद लोकल पुलिस द्वारा बचाया गया। मछुआरों ने इसकी खबर रेस्क्यू सर्विसेज को दी। जॉन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की, पर हेलीकॉप्टर को पहुंचने में देरी हुई। पर यहाँ सवाल उठता है, क्या जॉन को उस चट्टान के बारे में पता नहीं था जो आने वाला है उसके रास्ते में? पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल कल 25 जून सूरज के डूबने से पहले फ्रांसीसी नौसेना द्वारा सतर्क किया गया था कि वे जिस जगह मौजूद हैं वहाँ उभरे उभरे चट्टान हैं। पर रात होने की वजह से वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। अंत में बोट की टक्कर हो गई चट्टान से। आगे जब उसे हॉस्पिटल ले जाने में देरी होने लगी तो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए फाइटर जेट की मदद भी ली गई। उसे वहां से ताहिती के हॉस्पिटल ले जाया गया। बाएं पैर का पूरा घुटना टूट चुका था। लगभग 3/4 खून निकल गया है बाएं पैर से। सर्जरी के बाद घुटने के बाद के पैर को काटना पड़ा। अगले कई महीनों तक इलाज चला। जब वह काफी हद तक रिकवर हो गया तो वापस अपने घर लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार है। फाहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरा जो ले जाएगी लॉस एंजलिस। आगे चलकर बिना एक पैरों के चलना आसान नहीं था, इसलिए आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। पर इस तरह के हादसे किसी छोटे बोट के साथ ही नहीं होते, बल्कि हो जाते हैं बड़े से बड़े शिप के साथ भी, जिसमें सवार होते हैं सैकड़ों यात्री। क्योंकि इस हादसे के 5 साल पहले 2000 में एक शिप की टक्कर हो गई थी बड़े से चट्टान से, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।